एमवीए की जो गवर्नमेंट थी ना, दैट वाज अ इलिजिटिमेट चाइल्ड. इट वाज नॉट बॉर्न आउट ऑफ इलेक्टोरल रिजल्ट. शिंदे जी और शिंदे जी के साथ जो 40 लोग आए, इन्होंने तो बाला साहब ठाकरे और मोदी जी के फोटो लगाकर वोट मांगे थे ना. इन्होंने शरद पवार के फोटो लगाकर या राहुल गांधी के फोटो लगाकर वोट नहीं मांगे थे. उद्धव ठाकरे जी ने जो पिटीशन की थी, या उस पिटीशन में उनकी 13 डिमांड्स थी. 13. नॉट अ सिंगल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. नॉट अ सिंगल. आवर हिंदुत्व इज नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी एनी कम्युनिटी. हमारा हिंदुत्व है एंटी अपीजमेंट. किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी पॉलिटिशियन बने, इससे हमको कोई दुख नहीं है. हमारा कहना इतना ही है कि केवल उनका बेटा है, इसलिए वो सर्वोच्च पद पे जाएगा. कैपेसिटी न भी हो, कैलिबर न भी हो, इस प्रकार के पॉलिटिक्स को हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं. ये गलत है. जब राहुल गांधी एक नासमझ व्यक्ति की तरह आकर वीर सावरकर का अपमान करते हैं, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अंडमान की जिस काल कोठरी में वीर सावरकर 11-12 साल रहे, एक रात बिताकर दिखाए. अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो ये सारे के सारे लोग साथ में मिलकर मोदी जी को रोज गाली देते हैं. लोकतंत्र है इसीलिए तो आप गाली दे पा रहे हो ना. मेरे मन में सबसे बड़ा दुख ये है कि हो सकता है कि पॉलिटिकली आपको ये लगे कि वी शुड पार्ट वेज. आप फोन लेकर कह सकते हो, ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए. नहीं किया उन्होंने, फोन ही नहीं लिया. जहां तक बैक स्टैबिंग का सवाल है, तो बैक स्टैबिंग तो उद्धव ठाकरे ने किया है, लेकिन डबल प्ले का सवाल है तो वो पवार जी ने किया है. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today, my guest is someone who has been Chief Minister of the state of Maharashtra. But in a unique turn of events, he unseated the government which was elected and then through Operation Kamal came into power with a Chief Minister from the Shiv Sena, and he became Deputy Chief Minister. The one-year-old Maharashtra government, which is in coalition with the Shiv Sena and the BJP, has a Shiv Sainik, Eknath Shinde, as Chief Minister, but the more experienced and political Chanakya of the coalition is my guest today, Devendra Fadnavis. Fadnavis ji, thank you so much for being part of the podcast and congratulations. 1 साल हो गए आपकी सरकार को. जब आपकी सरकार आई थी तो it was a kind of a triumph. लेकिन विक्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस भी था कि आप पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर आपने कहा कि नहीं मैं सरकार में नहीं आऊँगा, उसके बाद आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए. अब 1 साल में व्हेन यू लुक बैक, आपको क्या लगता है कि खट्टा मीठा अनुभव? जी बिल्कुल. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ बहुत थी, पर हम लोग उनका सामना कर पाए. और मैं ऐसा मानता हूँ, आज जब मैं 1 साल पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो जिस समय मेरी पार्टी ने कहा था कि आपको सरकार में जाना है, तो मुझे थोड़ा खट्टा लगा था. मुझे ऐसा लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहा है वो सत्ता के लिए कितना लालयित है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है. लेकिन आज 1 साल के बाद मैं ये मानता हूँ कि मेरी पार्टी का डिसीजन सही था, क्योंकि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन सरकार में रहकर कर सकते हो, उस सरकार से बाहर रहकर नहीं कर सकते. क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर आप सरकार चलाने की कोशिश करोगे, सरकार नहीं चल सकती है. हमने पिछले 1 साल में इतने ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले निर्णय लिए हैं. अब देखिए, 2.5 साल उद्धव जी की सरकार रही. देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट विच दे कैन शोकेस कि हमारी 2.5 साल की सरकार का ये प्रोडक्ट है. जो चीज़ें चल रही है महाराष्ट्र में, या तो मेरी 5 साल की सरकार वाली चीज़ें चल रही है, या इस 1 साल में हमने किया है. अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में मुंबई के अगर विचार करें तो कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो, ये सारा हमने शुरू किया था. बीच में इन्होंने बंद किया था या स्लो कर दिया था. ये सरकार के आने के बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोस्टल रोड इस साल के अंत तक हम लोग इसका एक पोर्शन खुला करेंगे. ट्रांस हार्बर लिंक जो 22 किलोमीटर की 22 किलोमीटर सी ब्रिज, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एवर बिल्ट इन इंडिया. ये सी ब्रिज इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा. ये न्यू मुंबई को कनेक्ट कर देगा हम लोगों को. हमारी जो मेट्रो 3 है उसका भी एक पोर्शन इस साल के अंत में हम शुरू कर पाएंगे. नागपुर मुंबई जो हमारा सुपर एक्सप्रेस वे है, उसको
केवल 100 किलोमीटर बचा, बाकी वे हमने शुरू कर दिया। वो 100 किलोमीटर भी इस साल के अंत तक हम शुरू करेंगे। मुंबई का नया एयरपोर्ट अगले साल में हम शुरू करें। तो डेफिनेटिव इस टाइप के सारे इंटरवेंशंस हम कर पाए। आज देखिए, केवल एक साल में वी हैव डिसाइडेड टू बिल्ड 10 मेडिकल कॉलेजेस, 3 का काम हमने शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारी जो हेल्थ स्कीम थी उसका यूनिवर्सलाइजेशन करने का निर्णय किया। पूरे 12 करोड़ लोगों को हम 5 लाख तक अब इलाज फ्री दे रहे हैं, और उसका हमने प्रधानमंत्री जी की योजना के साथ को ब्रांडिंग कर लिया। तो उनका भी हमको फ़ायदा हो रहा है, उनकी तरफ से भी हमको पैसा मिल रहा है। तो आज एक बिल्कुल नया फैसला ये जो हमारा है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। या केवल मात्र एक साल में हम लोगों ने इरिगेशन में 29 रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया। 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन ये इरिगेशन के नीचे आएगी। तो ऐसे जितने निर्णय जो स्टॉल थे, जो नहीं हो पा रहे थे, जो पिछली सरकार ने रोक कर रखे थे, ऐसे कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि एक साल ये निर्णयों का साल रहा है। पर आपको नहीं लगता कि द क्रिटिसिज्म इज अनफेयर, क्योंकि जब से उद्धव जी की सरकार आई थी तो कोविड था, जब आपने सत्ता संभाला तो कोविड खत्म हो चुका था, तो कोविड के दौरान तो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं था, कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं चल रहा था। देखिए, सबसे बड़ा तो मिथ ये है, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने सबसे ज़्यादा काम कोविड के समय किया। हमारे NHAI ने सबसे लंबे रास्ते कोविड के समय बनाए। एक शॉर्ट स्पैन था कोविड के समय कि जिस समय काम बंद थे, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर सारे काम हुए। बाकी छोड़ दीजिए, इंडिया में कोविड के समय बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया, बहुत FDI आया। आप देखिए, मैं जिस समय मुख्यमंत्री था तो 4 साल लगातार फ्रॉम 15 to 19 महाराष्ट्र वॉज लीडिंग इन FDI। हम नंबर 1 थे। और कैसे नंबर 1 थे, तो उसमें 2 साल ऐसे थे कि हमारे बाद में जो 4 राज्य थे, उन चारों स्टेट का इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट था। और फिर हमारी सरकार गई, पहले साल 1 साल बाद गुजरात नंबर 1 हुआ, उसके अगले साल कर्नाटक नंबर 1 हुआ। हमारी सरकार वापस आई, इस 1 साल में हमने वापस महाराष्ट्र को नंबर 1 लाया। इस साल वापस FDI में नंबर 1 इज महाराष्ट्र। देखिए, उद्धव जी की सरकार में काम क्यों नहीं हो पाए? सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज के लिए पैसा देती है, स्टेट कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। उनकी सरकार ने निर्णय लिया हम स्टेट कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो कैसे पैसा आएगा, कैसे काम होंगे? हमारी सरकार आई, हमने कहा हम स्टेट कंट्रीब्यूशन देंगे। 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 crore have been allotted to Maharashtra this year for railways। तो कुल मिलाकर उनका जो पूरा कार्यकाल रहा, ये झगड़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्रकार का उन्होंने एक दूरी बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये मैं नहीं कहता, शरद पवार जी ने अपनी बायोग्राफी अभी पब्लिश की है। उनकी बायोग्राफी में वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में 2.5 साल में केवल 2 बार गए, ओनली ट्वाइस ही वेंट टू हिज ऑफिस। तो निर्णय नहीं होते थे। उनके लोग क्यों टूटकर हमारे साथ आए? क्योंकि उनके लोग मजाक में कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जेब में पेन ही नहीं रखते, इट डजंट साइन। तो ऐसी सरकारें नहीं चलती है। तो लेकिन आपकी सरकार जब से बनी है, इट्स कम अंडर क्लाउड कि ऑपरेशन कमल के तहत बनी, लेजिटिमाइज नहीं हो पाई है। कोर्ट ने भी कह दिया कि इट लेफ्ट इट टू द स्पीकर। तो एक जैसे बादल छाया हुआ है ना ओवर द लेजिटिमेसी ऑफ योर गवर्नमेंट। आपको नहीं लगता कि ठीक से मतलब इलेक्शन जीत के क्लियर मैंडेट की तरफ आना चाहिए था, की तरह से आना? देखिए, MVA की जो गवर्नमेंट है ना, that was an illegitimate child. It was not born out of electoral result, because Shiva Sena and BJP fought together in 2019, or together we declared that the elections are fought under the leadership of Devendra Fadnavis. प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, HM साहब ने कहा, नड्डा जी ने कहा, और स्वयं हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा।
और उस समय उस सरकार को जनता ने 170 सीटों का मैंडेट दिया। आउट ऑफ 288 वी वन अराउंड 170, और हमारे एलाइज वगैरह पकड़कर शायद 175। तो एकदम लैंडस्लाइड मैंडेट जनता ने दिया। उसके बाद उस मैंडेट में जो हारे थे, जिनको मैंडेट नहीं मिला था, उनके साथ उद्धव ठाकरे गए और उन्होंने सरकार तैयार की। तो ये तो इलीजिटिमेट सरकार हुई। और जो लोग उस सरकार में से निकलकर हमारे साथ आए, वो सब लोगों ने हमारे साथ वोट मांगे थे। शिंदे जी और शिंदे जी के साथ जो 40 लोग आए, इन्होंने तो बाला साहब ठाकरे और मोदी जी के फोटो लगाकर वोट मांगे थे ना। इन्होंने शरद पवार के फोटो लगाकर या इन्होंने कोई और किसी कांग्रेस के राहुल गांधी के फोटो लगाकर वोट नहीं मांगे थे। तो लेजिटिमेट तो हमारी सरकार है। जो हमारे साथ चुनकर आए थे, जिनको लोगों ने चुनकर दिया था, मैंडेट दिया था, वो मैंडेट अभी लेजिटिमेट मैंडेट हमारा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार को बेदखल नहीं किया या हमारी सरकार पर कोई तंज भी नहीं कसा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई निर्णय नहीं दे सकती। वो स्पीकर का डोमेन है, स्पीकर ने उसको देना चाहिए। मैंने एक दिन पढ़कर सुनाया कि उद्धव ठाकरे जी ने जो पिटीशन की थी या उनकी पार्टी ने पिटीशन की थी, उस पिटीशन में उनकी 13 डिमांड्स थी, 13। नॉट अ सिंगल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट अ सिंगल। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज अ वेरी वेरी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इट इज अ गवर्नमेंट wherein all the people in the government are elected together by the people's mandate, और यही गवर्नमेंट वापस चुनकर आएगी। चलिए, 2019 में हुआ क्या? किसने किसको धोखा दिया? आप तो कह रहे हैं कि नड्डा जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, अमित शाह जी ने भी कहा था, और उद्धव जी मान चुके थे। तो फिर किसने किसको धोखा दिया? शरद पवार ने दिया, उसके बाद उद्धव ने दिया, उसके बाद अजीत पवार के साथ क्या हुआ? किसने किसको धोखा दिया? देखिए, धोखा तो उद्धव जी ने दिया, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी तो आई थी, और मेजॉरिटी आने के बाद जिस समय उद्धव जी के ध्यान में आया कि नंबर्स इस प्रकार के हैं कि वो हमारे यहाँ से हटकर दूसरे 2 लोगों के साथ चले जाए तो सरकार बन सकती है। ठीक है, 10 सीटें अगर हमारी ज़्यादा होती ना तो उद्धव जी ये नहीं करते, क्योंकि नंबर ऐसा फंस गया था कि उनके ध्यान में आया कि नाउ इज़ अ पॉइंट वेयर ही कैन फुलफिल हिज एस्पिरेशन। और उसी एस्पिरेशन के चलते उन्होंने कांग्रेस से बातचीत, एनसीपी से बातचीत शुरू की। अभी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वाकयात इतना ही हुआ कि आफ्टर 10 डेज, मतलब एक क्लियर मैंडेट मिला है और 10 दिन वो टाल रहे हैं, हमारे फ़ोन भी नहीं ले रहे, हमसे बातचीत भी करने को तैयार नहीं है। तो हमारे ध्यान में आ गया कि ही हैज़ डिसाइडेड, ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, ही वांट्स टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर। तो फिर पॉलिटिक्स में ये होता है कि ऐसे समय आपको रिटेलिएट भी करना पड़ता है। तो एनसीपी की ओर से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो 3 दलों की बातचीत चल रही है ना, हमको लगता नहीं ऐसी सरकारें चलेगी। हमको लगता है कि बीजेपी ने और हमने साथ में आना चाहिए, तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट हम महाराष्ट्र में दे पाएंगे। एनसीपी और बीजेपी? हाँ जी। आप बता सकते हैं कौन था? हाँ, नहीं, वो तो आप पूरा सुन लीजिए तो आपके कई प्रश्न खत्म हो जाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी एनसीपी के मेजर लीडर्स में से कोई था। तो फिर मैंने मेरी पार्टी में भी बातचीत की। मैंने कहा कि देखिए, इन्होंने तो धोखा दे दिया है और हम लोगों को तो उनकी क्या बातचीत चल रही है समझ में आ गया था, ये तो अपने साथ नहीं आने वाले। तो अब हमको एटलीस्ट वी शुड सी दैट ही डजंट सक्सीड, मतलब कोई अपने को बैकस्टैप करके सक्सीड हो जाए तो इट्स नॉट गुड। तो मुझे परमिशन मिली, उसके बाद हमने मीटिंग की। और मैं वापस कहता हूँ, हमने मीटिंग शरद पवार जी के साथ की। शरद पवार जी ने इस बात को माना कि महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, बीजेपी और एनसीपी साथ में आएंगे। शरद पवार जी ने ये जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार पर दी। हम लोगों ने कितने मिनिस्टर्स, कौन से पोर्टफोलियोज़, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स फॉर गार्डियन मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें तय की।
एंड वन फाइन मॉर्निंग पवार साहब पीछे हट गए और पवार साहब ने इनके साथ जाने का फैसला किया। उस समय अजित पवार ने कहा कि इतने आगे जाने के बाद मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आगे किया, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी। सो वी कंटिन्यूड और हम लोगों ने शपथ ली। अनफॉर्चुनेटली उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो जो अजित पवार के साथ लोग थे वो अगर हमारे साथ रहते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और उसके चलते देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि पार्टी तो नहीं आई थी, लोग आए थे उस समय और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस प्रकार का था, तो देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए अजित पवार वापस चले गए। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक बैक स्टैबिंग का सवाल है तो बैक स्टैबिंग तो उद्धव ठाकरे ने किया है, लेकिन डबल प्ले का सवाल है तो वो पवार जी ने किया है। किसी ने तो लालच दिया होगा ना उद्धव को, उसके बाद किसी ने लालच दिया होगा शरद पवार जी को। बिना वो कैरेट एंड स्टिक जो होता है ना, बिना वो लालच दिए ना तो उद्धव टर्न करते और बिना वो लालच दिए ना तो शरद पवार टर्न करते। ऐसा है कि मेरा अपना मानना है या मेरा जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है या जो मैं लोगों से बात करके समझता हूँ, उसमें शरद पवार जी का और उद्धव जी का एक डील हुआ था चुनाव से पहले। और शरद पवार जी ने उद्धव जी को ये कहा था कि देखिए बीजेपी अगर 130 सीटें वगैरह आ जाएगी तो आपकी ज़रूरत उनको नहीं रहेगी, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी सीटों पर जहाँ हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं आप हमको मदद कीजिए, आपकी सीटों पर हम आपको मदद करेंगे और इससे ये होगा कि आपका भी नंबर अच्छा आएगा, हमारा भी अच्छा आएगा, तो आपको एक आपका न्यूसेंस वैल्यू रहेगा। और उसी प्रकार से दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली। चुनाव में भी वो दिखी अंडरस्टैंडिंग हमको। उनको ये लग ही नहीं रहा था उस समय, उनको ये अंदेशा नहीं था कि नंबर ऐसा फंस सकता है, पर नंबर फंसा। नंबर फंसने के बाद वापिस उन्होंने वो ट्रैक चालू किया, लेकिन पवार जी के पार्टी में लोग ये चाहते थे कि भाई एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, इसलिए पवार जी ने हमसे बातचीत की। लेकिन बाद में मैं ऐसा मानता हूं कि पवार जी को ये लगा कि अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो एक कंपैरेटिवली एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर रहेगा, उसके ऊपर पार्टी रहेगी, नड्डा जी है, अमित शाह है, उसके ऊपर मोदी जी है, तो अपना वजूद क्या है। और अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो किंग मेकर भी मैं हूं, सरकार भी मैं चलाऊंगा। ये हो सकता है, इट्स माय अजम्पशन। और क्या हुआ? वो हुआ, किंग मेकर थे वो। बने तो जरूर, किंग मेकर भी वो हो और किंग ब्रेकर भी वही बने। किंग ब्रेकर कैसे बने? भाई ये लोग जो छोड़कर आए, तो जिस प्रकार से उनकी सरकार चल रही थी, उनका तो कहना ही वो था कि एनसीपी हमको स्कोप ही नहीं देती है। और दूसरा उनका कहना ये था कि जिन मुद्दों पर बाला साहब ने पार्टी बनाई वो सारे मुद्दे डंप हो गए, उसके ऊपर तो हम बात नहीं कर पा रहे। तो एक कुंठा उनके मन में थी कि भाई हम लोग संकुचित हो रहे हैं, उसके चलते हमारे साथ आए वो लोग। अब जो सरकार बनी है, क्या वो मुद्दे, अब शिवसेना और बीजेपी की सरकार वो मुद्दे उठा रही है? खास करके मैं हिंदुत्व के बारे में बोलूँगी कि क्योंकि उस इशू पर बहुत आप भी बोलते हैं, शिंदे जी भी बोलते हैं कि उद्धव हैज़ बिट्रेड द हिंदुत्व कॉज। तो क्या अब द न्यू शिवसेना और द रियल शिवसेना, आप जो भी आप कहें, हैव दे पिक्ड अप दैट कॉज जो पहले बाला साहब के टाइम में हमने देखा था? क्या वही देखिए कॉजेज हैं अब? हमारे लिए हिंदुत्व क्या है? आवर हिंदुत्व इज नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी एनी कम्युनिटी। हमारा हिंदुत्व है एंटी अपीजमेंट। किसी का अपीजमेंट मत कीजिए, लेट ऑल बी वन। और माइनॉरिटीज़ को भी पढ़ने का हक है, नौकरी करने का हक है, उनके लिए भी व्यवस्था खड़ी कीजिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिसी से देश का एक बार विभाजन हम कर चुके हैं। हम जब नाजायज़ मांगों के आगे अपना सिर झुकाते हैं तो देश का विभाजन होता है, ये हमने देखा है। और उद्धव जी का क्या हो गया देखिए कि
वे भी इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स में चले गए। तो कैसे चले गए? तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का हिंदू हृदय सम्राट पहले हटा दिया गया। उसके बाद शिवसेना के इतिहास में पहली बार उर्दू में कैलेंडर छपा और उस पर जनाब बाला साहेब ठाकरे लिखा गया। देखिए, बहुत छोटी बात है। नहीं, छोटी बात नहीं है। जिसने शिवसेना देखी है और जो शिवसेना को जानता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वोट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, सवाल ये नहीं है मैच्योरिटी आ गई कि सेक्युलरिज्म होना नहीं चाहिए। जी, मैच्योरिटी आई तो कुछ करके दिखाइए। योजना तो आपने नहीं की, कोई योजना बनाई आपने? मुस्लिमों की पढ़ाई के लिए योजना बनाई? नहीं बनाई आपने। आपने क्या किया? अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू कर दी। अभी मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कॉमन सिविल कोड की बात की तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले अखिलेश यादव के पास पहले नहीं गए, लालू प्रसाद यादव जी के पास पहले नहीं गए, ममता जी के पास पहले नहीं गए। वो सबसे पहले उद्धव जी को मिलने आए, क्योंकि एक नया सूडो सेक्युलर आउटफिट उनको उद्धव जी में दिखता है, इसलिए उनके पास वो आए हैं। तो आप बात को समझिए, ये बात जितनी सतह पर दिखती है वैसी नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी कि बाड़ा साहेब जो है वो एक हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतरे। जब उद्धव की बात आती तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर गए। तो शायद वो हिंदुत्व का जो एक वोट बैंक था वो तो बीजेपी की तरफ आ ही रहा था। तो फिर ही हैज़ टू कार्व आउट अ न्यू, आई एम जस्ट सेइंग। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई मस्ट थैंक यू दैट यू ब्रॉट अ परफेक्ट थिंग। देखिए, हमको ये बिल्कुल ध्यान में आता है। ऐसा है कि आज महाराष्ट्र या मुंबई में हम देखें, और विशेष रूप से मुंबई में, तो अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में हम दोनों अलायंस में होते थे और साधारणतः नॉन मराठी वोट और मराठी वोट, इसमें नॉन मराठी का मेजॉरिटी वोट बीजेपी के कारण उनको मिलता था, मराठी वोट उनके साथ में था। इसके कारण उनको एक फ़ायदा मिलता था। बीजेपी के अलग होने से नॉन मराठी वोट में वो उतने पॉपुलर नहीं है और मराठी वोट बीजेपी के साथ है, क्योंकि मराठी वोट ये हिंदुत्ववादी वोट भी है। तो उनके ये ध्यान में आया कि देयर इज़ अ डेफिसिट, क्योंकि कांग्रेस भी तो घट गई ना। तो उनके ध्यान में आया कि देयर इज़ अ डेफिसिट। तो ये डेफिसिट कहाँ से भर के निकाल सकते हैं? तो उनके ध्यान में आया कि ये डेफिसिट माइनॉरिटी वोट से निकाल सकते हैं। और फिर माइनॉरिटी वोट मिलेगा कैसा? तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से। उसके सिवा तो माइनॉरिटी वोट नहीं मिलेगा अभी, इतने जल्दी तो उनकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड अपीजमेंट। इट इज प्योरली पॉलिटिकल, इलेक्टोरल, प्योरली इलेक्ट्रल। ठीक है। मैं एक और बात आपने जब कही अजीत पवार के बारे में, तो अभी भी वही चर्चा चलती। वो 3 दिन गायब होते तो क्या फडणवीस जी से बात कर रहे हैं, अरे रे वो बीजेपी के साथ जाएंगे। अभी तक 1 साल हो गया पर अभी तक वही चल रही। 1 साल क्या, 2019 से यही बातें चल रही। अभी भी आपकी ताल्लुकात है उनके साथ? हो सकता है कि वो स्प्लिट होके आए आपके साथ? ताल्लुकात तो है हमारे, इसमें कोई छुपा हुआ थोड़ी है। और केवल अजीत पवार के साथ क्यों, हमारे तो सभी के साथ ताल्लुकात। देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हम साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स जैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं है। हम लोग वी आर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। ये बात ज़रूर है कि पहली बार संवादहीनता महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव जी ने लाई है। नहीं तो हम लोग एक दूसरे के साथ चाय भी पी सकते हैं, हम खाना भी खा सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हाँ, ये होता है कि अजीत पवार कभी मुझे और मुख्यमंत्री जी को मिलने आ जाते हैं, कोई एक निवेदन भी लेकर आ जाते हैं, तो 3 दिन तक चर्चाएं चलती है कि भाई ऐसा है कि एनसीपी की जहाँ तक बात है, आप एक बात ध्यान में रखिए कि इस पार्टी के मालिक शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी के सिवा ये पार्टी हिल नहीं सकती। और शरद पवार जी अपना मन बना चुके हैं, अपनी पोजीशन भी क्लियर कर चुके हैं। शरद पवार जी ये जो देश में कई दलों की खिचड़ी पक रही है, उस खिचड़ी में वो भी अपना योगदान देना चाहते, उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शरद पवार जी की पार्टी के साथ जाने का कोई
सवाल भी नहीं उठता, और उसकी अभी हम लोग मेजॉरिटी में हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार चल रही है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई सामने से आए तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ये ऑपोजिशन यूनिटी की जब बात चल रही थी तो 2 साल पहले शरद पवार जी थोड़ा गॉड फादर काइंड ऑफ अ रोल में थे, क्योंकि वो इतने सीनियर थे, सक्रिय थे पॉलिटिक्स में। लेकिन अब उनके स्वास्थ्य के कारण वो थोड़ा बैक सीट ले रहे हैं। सुप्रिया सूले को भेजा उन्होंने। तो अगर एनसीपी इस ऑपोजिशन यूनिटी का हिस्सा बनती भी है तो नॉट रियली अ लीडरशिप रोल, वो लालू यादव ने ले लिया, वो ममता ने ले लिया, शरद पवार जी अब बैक सीट में आ गए हैं, तो उनका एनसीपी का क्या वजूद है उस यूनिटी में? नहीं, आप शायद शरद पवार जी को जानते नहीं है। और देखिए, ही हैज़ हेल्थ रीजंस बट इज़ फिट। ऐसी शरद पवार जी आज भी घूमते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एट हिज एज इज़ पॉलिटिकली टोटली अलर्ट। देश के उन पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है कि जो राजनीति को सिरे से जानते हैं, आज भी होता है। इसलिए हाँ, ये वो ज़रूर चाहते हैं कि जैसे सारी फैमिली पार्टीज़ में होता है कि एक लीगेसी अपनी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो उस लीगेसी को ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने सुप्रिया जी को आगे किया। देखिए, अगर वो बैक सीट में जाना चाहते ना तो सुप्रिया जी को अध्यक्ष बनाते, प्रदेश का बनाते, देश का बनाते। उन्होंने कार्याध्यक्ष बनाया है, ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है। उनके साथ साथ प्रफुल्ल जी को भी बनाया है। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया लीगेसी ट्रांसफ़र करने की। बाकी नेता पवार साहब ही है, ड्राइविंग सीट में पवार साहब ही है, अपोजिशन यूनिटी को ड्राइव करने वाले पवार साहब ही है, अपोजिशन को साथ में लाने वाले पवार साहब ही है, और सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख सकती, ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के सामने बैठाने की जो एक क्षमता है वो पवार साहब में है। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में 2024 को लेकर एनसीपी यूनिटी का एक्सपेरिमेंट छोड़ के आ जाए आपके साथ? क्यों आएगी? कोई कारण तो नहीं दिखता मुझे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एनसीपी इज ओन्ड बाय मिस्टर शरद पवार, and Mr. Sharad Pawar has made up his mind that he will be with the opposition so-called unity. आप फैमिली पॉलिटिक्स की बात आपने छेड़ी। बीजेपी हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात करती है, कांग्रेस का मजाक उड़ाती है शहजादा करके, केसीआर के बारे में, सपा के बारे में। लेकिन आपको नहीं लगता कि सभी राज्यों में अगर आप देखें, लोगों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज एन एक्सेप्टेड थिंग, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग? नहीं है, मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी पॉलिटिशियन बने, इससे हमको कोई दुख नहीं है, या वी आर नॉट अपोज टू इट। क्यों नहीं बने? पॉलिटिशियन का बेटा भी बन सकता है, बेटी भी बन सकती है, पॉलिटिशियन पदों पर भी जा सकती है। हमारा कहना इतना ही है कि केवल उनका बेटा है इसलिए वो सर्वोच्च पद पे जाएगा। कैपेसिटी न भी हो, कैलिबर न भी हो, समझ न भी हो, तब भी वो जाएगा। इस प्रकार के पॉलिटिक्स को हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, ये गलत है। और देखिए, कुल मिलाकर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो हम लोग उसका अंजाम देखते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट सर्व्स अ फैमिली, गवर्नमेंट डजंट सर्व पीपल। ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एंटायर मशीनरी इज सर्विंग अ फैमिली, इट्स नॉट सर्विंग पीपल। ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर है। देखिए, एक हमारे यहाँ पर कई सालों से एक रॉबिनहुडिज्म पॉलिटिक्स चली है, जिसके चलते फैमिलीज हैव रूल्ड, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद ये थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे ये कम होगा, और उसके बाद डायनेस्टी वही चलेगी जो केवल सेवा करेगी लोगों की। जो खुद की फैमिली के लिए सरकार चलाएगी वो नहीं चलेगी।
आपसे पहले जो बीजेपी के एक जनरेशनल चेंज आ गया जब से आप आए हैं, उससे पहले चाहे प्रमोद महाजन जी हों या फिर गडकरी जी हों, उन सब का ठाकरे परिवार के साथ बहुत ही मतलब एक घनिष्ठ संबंध था। लेकिन आप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिटरनेस आप में और ठाकरे परिवार में। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ? नहीं, बिटरनेस तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये बिटरनेस आई 2019 के बाद ही, उससे पहले तो नहीं थी। मैं तो उनके घर जाता था, वी शेयर्ड वेरी गुड रिलेशन। देखिए, मुझे इस बात का ही दुख है, जो मेरे मन में सबसे बड़ा दुख ये है कि हो सकता है कि पॉलिटिकली आपको ये लगे कि वी शुड पार्ट वेज, आप फ़ोन लेकर कह सकते हो, ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं देवेंद्र जी, मेरा विचार अलग है, मैं अलग जाना चाहता हूँ। नहीं किया उन्होंने, फ़ोन ही नहीं लिया। 5 साल तक आधी रात को आप जिसको फ़ोन करते थे और आपने आधी रात को फ़ोन किया तो भी जो रिस्पॉन्ड करता था, उस व्यक्ति का आप फ़ोन ही नहीं लेते हो। आपके पीए कहते कि नहीं साहब, नहीं बात करेंगे। तो ये चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ा भी आत्मसम्मान हो, उस व्यक्ति के लिए दुख की बात है ये। तो पर्सनल वेंडेटा हो गया आपके लिए? नहीं, वेंडेटा नहीं है जी। दिस नो, बदला नहीं लिया आपने? ना पर्सनल नहीं। देखिए, मैंने कहीं बोल दिया था बदला शब्द, लेकिन वो मुझे सूट भी नहीं करता, शब्द भी गलत था, तो मैं नहीं मानता बदला ले। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रिटेलिएशन तो करना ही था, वो किया मैंने। रिटेलिएशन वर्बली भी हो गया ना। आपने कहा कि करप्शन चार्जेस डाल दिए उद्धव जी की वाइफ के ऊपर, उन्होंने कहा कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, तो मतलब लोगों के लिए तो ऐसे लगता है ना कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ही फेंकते हैं। देखिए, मैंने उनकी फैमिली के बारे में कभी नहीं कहा, नेवर इन माई लाइफ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो होती है ना, इसमें एक हद अपनी मैं तय कर लेता हूँ। लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, उनको ये समझ में आना चाहिए कि चार्जशीट में जो चीज़ें मेंशन की है वो कोई लीक चैट्स नहीं है। जो पुलिस के सुपरविजन में एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बताने के बाद भेजे हुए मैसेज है, जो पुलिस डायरी में एंटर है, जो एफआईआर के बाद के है, और उसके कारण अपराधी पकड़ा गया, उसको ल्यूर किया गया, उसका आधार लेकर वो अगर मेरी फैमिली पे बात करते हैं, इसलिए मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, मैं शीशे के घर में नहीं रहता, इसलिए मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया। मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, मेरे परिवार के, एक चीज़ आपके पास हो, एक चीज़ मैं चैलेंज देता हूँ, पब्लिक में लाकर दिखाइए। क्योंकि राजनीति में इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी हमने कुछ एथिक्स पाले हैं, और मैं तो ये हमेशा साफ शब्दों में कहता हूँ, मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में राजनीति में तभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और उतना ही किया है जितना आवश्यक है। जैसे अजीत पवार के साथ मैं गया, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ेस मैंने किए हैं, क्योंकि उस समय जिंदा रहने के लिए वो आवश्यक है। बाकी पॉलिटिक्स में मुझे एथिकल पॉलिटिक्स ही करनी है, मैंने एथिकल पॉलिटिक्स ही सीखी है, मैं वही करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है, आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे जब ध्यान में आता है कि मैं मर गया पॉलिटिकली, तो मैं एथिकल पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, जिंदा रहना पड़ेगा। जिंदा रहूँगा तो वजूद रहेगा। तो इसलिए मैं उस प्रकार के इसीलिए मैंने ओपन चैलेंज उद्धव जी को दिया है, और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं किसी के अफेयर्स में घुसता नहीं हूँ, और घुस गया तो छोड़ता नहीं हूँ। अब मेरा पॉलिटिकल इतिहास देखिए, मैंने आरोप लगाया और मैंने पीछे लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तथ्य के आधार पर, मैं कागज़ लेकर ही बैठता हूँ, बिना कागज़ के कभी नहीं बैठा। आज इतने मंत्री मेरे कारण जेल में गए, मैं तो विपक्ष में था, वकील हैं इसलिए नहीं। मेरे जीवन में मैंने ये बिल्कुल, मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको पॉलिटिकल लाइफ से मैं उठाऊँ, ये मुझे नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे पास तथ्य, तो मैं तथ्य के आधार पर जरूर आरोप लगाता हूँ। सर, आपकी सरकार हो या फिर उद्धव जी की सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस,
बहुत ही पॉलिटिसाइज हो गई है। पहले उद्धव जी के साथ ही मीडिया पर भी देवर अटैक्स ऑन द मीडिया, एक्सटॉर्शंस हुए हैं, और अब भी कहा जाता है कि उन्होंने, पुलिस ने भी और ब्यूरोक्रेसी ने लॉयल्टी चेंज कर दी। एज फार एज पीपल आर कंसर्न, दे फील कि ये लोग जो हैं दे आर सपोज टू सर्व अस बट दे आर सर्विंग द पॉलिटिशियंस। नहीं, मेरा अपना मानना है कि मैं कभी भी किसी को टारगेट करने के लिए पुलिस का उपयोग नहीं करता। इससे पहले भी 5 साल में राज्य का होम मिनिस्टर रहा हूँ। जब चीफ मिनिस्टर था तो आई वॉज ऑल्सो होम मिनिस्टर। अभी 1 साल से मैं होम मिनिस्टर हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। मैंने कभी भी पुलिस का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, जहाँ पर तथ्य बाहर आएंगे, जहाँ पर कंप्लेंट्स आएंगी, जहाँ पर कोर्ट कहेगा यू हैव टू इंक्वायर, जहाँ पर कोर्ट कहेगा यू हैव टू रजिस्टर FIR, आई हैव टू डू इट। व्हाट एल्स कैन आई डू? तो अब ऐसे स्कैम अगर बाहर आएंगे कि कोविड के समय आपने जंबो कोविड सेंटर खोल दिया, और अब जब ध्यान में आता है कि 35 डॉक्टर्स, उनको जब मेल भेजा जाता है तो दे रिस्पॉन्ड दैट वी अप्लाइड बट वी आर नेवर एम्प्लॉयड, और उनके नाम से सैलरीज चल रही है पूरे कोविड के दरमियान, देन हु वाज सर्विंग? Was there any doctor, or whether the compounders were managing? Then who is responsible for the deaths in the COVID center? तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अब चल रहा है, चलेगा, करना पड़ेगा। अब इसको कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलेगा तो ठीक है। पर सर, ये विल इट बी टेकन टू इट्स एंड, Yeah. और इज इट जस्ट कि एक डंडा किसी के सिर पे रख के और कभी हम देखते नहीं, फिर वो CBI में चला जाता है, इधर चला जाता है, इट गोज सारे केसेस ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी सिस्टम कोई में फंसता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन फंसता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सिस्टम में टाइम लगता है। देखिए, ये सिस्टम का दोष है, ये हमको मानना पड़ेगा, समय लगता है। लालू जी का 93 का चारा घोटाला, उसमें उनको सजा 2013 में हुई है, 14। दैट इज अ प्रॉब्लम। और अब उनको JP ऑफ द यूनिटी मूव माना जा रहा है। हाँ जी। हाँ, तो फिर वही ना, लोग तो यही कहेंगे। नहीं, देखिए, ये सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा, लेकिन इस सिस्टम को मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि हमारे कोर्ट्स को भी ये विचार करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को कैसे सुधारें। ये जिम्मेदारी सरकार और कोर्ट्स दोनों की है। कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे निर्णय दिए हैं, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मामले एक जज चलाए, एडजॉर्नमेंट न दे और 1 साल में फैसला दे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है, तो इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। कोर्ट को भी सुधारना पड़ेगा और सरकार को भी सुधारना पड़ेगा। BMC इलेक्शन पे आती हूँ, कब करेंगे? इतना डिले कर दिया, क्यों किया? हमारे हाथ में नहीं है, हमने डिले नहीं किया है। हम लोग भी चाहते हैं चुनाव हो। ऐसा है कि उद्धव जी की ही पार्टी ने कई पिटीशंस की है, एक रिजर्वेशन की भी पिटीशन चल रही थी। ये सारी पिटीशन कोर्ट ने एक साथ टैग कर दी और एक स्टेटस को दिया। उस स्टेटस को के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। तो कोर्ट जिस समय स्टेटस को विड्रॉ करेगा और जजमेंट देगा, तभी वो हो पाएगा। इसलिए जब लोग हमको पूछते हैं, और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, उद्धव जी कहते हैं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करते। अरे भाई, आप लोगों ने पिटीशन की है, आप विड्रॉ कर लो तो स्टेटस को हट जाएगा। ये डबल बात क्यों करते हो, डबल स्पीक क्यों करते हो? ये कोई राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। और मैं ये मानता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक केस का फैसला आ जाएगा और चुनाव भी हो जाएंगे, और हम भी चाहते हैं चुनाव हो जाए इसी साल। हाँ, मुझे लगता है। देखिए, इट्स अ प्योर गेस, बिकॉज आई बीइंग अ लॉयर, मैं जब किसी केस की ओर देखता हूँ तो साधारणतः जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम फ्रेम होता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हियरिंग पे आ जाएगी और शायद फैसला हो जाएगा। तो आप शिवसेना के साथ लड़ेंगे BMC इलेक्शन या फिर अलग लड़ेंगे? नहीं, हम लोग शिवसेना के साथ में लड़ेंगे। और MVA का क्या है? आप समझते हैं कि वो अलग अलग लड़ेंगे कि साथ? क्योंकि वहां से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मुझे ये लगता है कि MVA जो है स्ट्रैटेजिक अलायंस करेगा। स्ट्रैटेजिक अलायंस का मतलब ये होता है कि कुछ जगह पर अगर वो अलायंस करे तो उनको नुकसान है, हमको फायदा है। ऐसी जगह पर वो अलग लड़ेंगे। कर सकते हैं ऐसे? हाँ, अलग बिल्कुल। कहीं पे अलग, कहीं के हाँ, साथ एकदम तो कर सकते हैं। मैसेजिंग कैसे जाती है? नहीं,
देखिए, पॉलिटिक्स में निर्णय पहले होता है और मैसेजिंग बाद में होता है। अच्छा, मुंबई 150 का जो स्लोगन है, जी इज इट स्टिल ऑन? हाँ, 100% सॉन। नड्डा जी ने स्लोगन दिया था। हाँ जी, हम मुंबई जीतेंगे अच्छे तरीके से। और प्लेटफॉर्म क्या होगा? वही हिंदुत्व? देखिए, हिंदुत्व ये पोल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं वापस कहता हूँ, वो तो हमारी विचारधारा की बात है। हम तो हिंदुत्ववादी है ही, तो उसके भरोसे हम वोट नहीं मांगते। हम वोट तो विकास के भरोसे मांगते हैं। और पिछले भी चुनाव में आपने देखा होगा, जिस समय मैंने एक पोल कैंपेन लीड किया था और हमने एक बड़ी जंप मुंबई में ली थी, उस समय भी पूरे भाषण में मैं सिर्फ विकास की बात करता था, ऑलवेज। अब यू इवन से औरंगजेब, उनको भी ले आते हैं आप, तो फिर कैसे हुआ फिर कि सिर्फ विकास? औरंगजेब और विकास तो दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। हमारे विकास में औरंगजेब रोड़ा है। देखिए, कैसे? मैं बता रहा हूँ, उनको मरे बड़े साल हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है कि कई बार नेशनल मीडिया और स्पेशली इंग्लिश मीडिया ये हमारे मराठी के भाषणों को पूरा सुनता नहीं है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ कोट कर देता है और फिर वही एक नरेटिव बनता है। मैंने क्या कहा था कि देखिए, अचानक महाराष्ट्र में कुछ जिलों में औरंगजेब का स्टेटस रखना शुरू हो गया, उनके फ़ोटो लगने शुरू हो गए, उनके फ़ोटो लेकर प्रोसेशन निकलना शुरू हो गया। तो औरंगजेब तो कोई हमारे हीरो नहीं है और भारतीय मुसलमानों के भी हीरो नहीं है। उनके डिसेंडेंट्स भी यहाँ नहीं है। वो टर्किक मंगोल थे, तो टर्किक मंगोल तो हमारे यहाँ फैमिलीज कितनी निकलेगी पूरे देश में, तो ये तो कोई उनकी औलादे भी नहीं है। इतने सालों के बाद अचानक इतने लोग ये स्टेटस रखने लगे, तो मैंने कहा कि मेरे मन में शंका है कि औरंगजेब की इतनी औलादे कैसे पैदा हो गई, उनकी औलादे तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिज़ाइन कुछ लोग कम्युनल हार्मनी खराब करना चाहते हैं और वे लोग इस प्रकार की ये तस्वीरें लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय मुसलमानों का और नेशनलिस्ट मुसलमानों का औरंगजेब हीरो नहीं हो सकता। ये मेरा पूरा स्टेटमेंट है। क्या गलत है बताइए? इसमें कोई गलत नहीं है। अब किसी ने उसमें से औरंगजेब की औलादे इतना ही निकाल दिया और कहा ये रेथोरिक में यूज़ कर रहा हूँ। आई नेवर सेड इट अबाउट मुसलमान। मैं मुस्लिमों के लिए थोड़ी मैंने औरंगजेब की औलादे, मैंने ये कहा कि भारतीय मुसलमानों का भी औरंगजेब, और महाराष्ट्र के अंदर हम कैसे सहन करेंगे? अरे भाई, हम उनसे लड़े, लाखों हिंदुओं को मार दिया उन्होंने, देश भर के मंदिर तोड़े। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 11 दिन तड़पा तड़पा कर मारा है उन्होंने, केवल एक चीज़ के लिए कि आप धर्म बदलो। नहीं बदला संभाजी महाराज ने। तो ऐसे औरंगजेब के पोस्टर अगर कोई लगाएगा तो कैसे सहन किया जाएगा? तो ये डिज़ाइन है अचानक। अच्छा, इससे अगर समझ लीजिए कि हर साल लगते हैं, ऐसा नहीं हुआ। सरकार बदली और अचानक औरंगजेब के पोस्टर लगा रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो डिज़ाइन है। मैंने उसको डिसाइफर किया, तो इसको एक रिथोरिक के रूप में लिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में रखकर अगर इसको देखा जाए तो मैंने बिल्कुल सही बात कही। तो 2024 में भी यही बातें उठेंगी? टिप्पू सुल्तान, औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर जगह यही छत्रपति शिवाजी महाराज इनसेपरेबल है, क्योंकि हम जो सरकार चलाते हैं, हेगड़ेवर, वीर सावरकर, सारे यही नहीं देखिए, उठेंगे। उनके नाम से हम सरकार चलाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। और सावरकर या हेडगेवार हम नहीं लाते। हम तो थोड़ी, जब राहुल गांधी एक नासमझ व्यक्ति की तरह आकर वीर सावरकर का अपमान करते हैं, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अंडमान की जिस काल कोठरी में वीर सावरकर 11-12 साल रहे, एक रात बिताकर दिखाए। जिस प्रकार के अत्याचार सावरकर जी ने सहन किए, कितने लोगों ने सहन किए। देश में 2 बार काला पानी की सज़ा होने वाला सावरकर जी के सिवा दूसरा कोई है? और सावरकर जी स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, लेकिन जाति प्रथा को हटाने के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम, विज्ञान निष्ठता के लिए सावरकर जी ने किया हुआ काम, ये सारी चीज़ें उनको महान बनाती है। राहुल गांधी को पता ही नहीं है सावरकर क्या है। ये तो कोई पढ़ा देता है, कोई लिखा देता है, और ये आकर यहाँ पर बोलते
देखिए, कांग्रेस ने हमेशा स्वतंत्रवीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि शायद उनके सामने कांग्रेस के कई बड़े नेता बौने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर वो कहेंगे, हम क्यों सुनेंगे? तो यू थिंक कि उद्धव जी या शरद पवार जी ने राहुल गांधी को समझाया नहीं होगा वीर सावरकर के बारे में? अगर मुझे बताइए, अगर उन्होंने समझाया तो फिर वापस क्यों बोला, और फिर उसके बाद वापस क्यों बोला, और उसके बाद वापस क्यों बोला? और कांग्रेस एक पत्रिका निकालती है, एक उनका मैगजीन निकलता है, उस मैगजीन में वो छापते हैं कि सावरकर ने बलात्कार किया था, सावरकर होमोसेक्सुअल थे। इस स्तर पर जाकर ये कैसे टॉलरेट होगा? ये नहीं हो सकता है। देखिए, उद्धव जी टॉलरेट कर लेंगे सत्ता के लिए, हम नहीं करेंगे। कर्नाटका में सावरकर का वो चैप्टर भी निकाल दिया है जो ये राहुल गांधी करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, आप सावरकर का चैप्टर निकाल सकते हो, देशवासियों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता, महाराष्ट्र के लोगों के दिल से सावरकर को नहीं निकाला जा सकता। आप सावरकर या हेडगेवार उनके बारे में आर यू स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी किताबें सावरकर जी पर लिखी हुई है उतनी शायद ही कम लोगों पर लिखी हुई है। तो नए सिरे से हमको कोई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लोग उसको जानते हैं। हाँ, डिसइन्फॉर्मेशन का हम जवाब देते हैं। और जहाँ तक हेडगेवार जी का सवाल है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये नीति रही है, आप हम पर पत्थर फेंकिए, आप हमको गाली दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हम तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। और इतने बार बैन लगाने की कोशिश हुई, गाली देने की कोशिश हुई, संघ बढ़ता है, संघ कम नहीं होता। 2024 में क्या कुछ ये सुनने में आया है कि कुछ शिव सैनिक हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी में लोटस के अंडर अगर हम लड़ें तो वी विल विन, मोदी जी अगर हमारे लिए कैंपेन करेंगे तो वी विल विन, सिर्फ शिवसेना के बलबूते हम शायद ना जीत पाए। क्या ऐसे आप मिल रहे हैं लोगों से जो ऐसे कह रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ेंगे। शिवसेना के लोग शिवसेना के सिंबल पर लड़ेंगे, बीजेपी के लोग बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, और मोदी जी दोनों के लिए कैंपेन करेंगे, और मोदी जी दोनों को चुनकर लाएंगे। जहां तक एक आधी सीट का सवाल है, उसमें कुछ एक्सचेंजेस हो सकती है। जैसे इससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2019 के चुनाव में हमने 126 सीटें उद्धव जी को दी थी। 6-7 सीटों पर उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, हमने हमारे कैंडिडेट दिए। उनके सिंबल पर हमारे कैंडिडेट हमने लड़ाए, क्योंकि उनका कैंडिडेट नहीं था। आज भी शिंदे जी के साथ आए हुए लोगों में ऐसे लोग हैं कि जो हमारा जिलाध्यक्ष था, उनके पास कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने हमको मांगा, हमने उनको दे दिया। या पालघर के जो एमपी है, पालघर में हमारे एमपी थे, उन्होंने हमको सीट मांगी कि पालघर हमको चाहिए, हमने उनको दी, उन्होंने कैंडिडेट भी दे दीजिए, तो हमारा ही एमपी उनके सिंबल पर लड़ा। तो जब अलायंस होता है तो एक्सचेंजेस गिव एंड टेक होती है। लेकिन ये बात पक्की है, शिवसेना खुद के सिंबल पर, बीजेपी अपने सिंबल पर। जी, केसीआर हैज जस्ट स्टार्टेड कैंपेनिंग आपके यहाँ, ही हैज़ मेड एन एंट्री। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जैसे AIMIM थी वैसे अब इस बार केसीआर है। आप कैसे देखते हैं? ये सारी एक दूसरे की ABC टीम है। ये सारे बिल्कुल क्या कहते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और जब भी कोई नई स्पेस तैयार करने की कोशिश करता है तो उसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है। जहाँ तक केसीआर का सवाल है, देखिए केसीआर जी में और हम में फ़र्क क्या है। केसीआर जी के राज्य में बीजेपी बंडी संजय के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी। मैं भी कई बार गया, 2 बार मेरी सभा को परमिशन नहीं मिली, बंडी संजय को केवल सभा ले रहे इसलिए जेल में डाला गया। हमारे यहाँ पर केसीआर आए, हमने कहा यहाँ पर लोकतंत्र है, जिसको आना है आए, नियम के अनुसार परमिशन ले, जितनी सभाएं करनी है करे।
किसी की सभा करने से और किसके पोस्टर लगाने से बीजेपी के वोट कम नहीं होते। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। इसलिए वो ज़रूर आए, जितनी सभा करनी है कर रहे, वो सभाएं कर रहे, लोगों को मिल रहे, कुछ लोगों को पार्टी में भी ले रहे। वी आर नॉट बॉदर्ड। कुछ डेवलपमेंट इश्यूज पे आती हूँ। आपने जिक्र किया था अर्लियर अबाउट इरिगेशन प्रोजेक्ट। वाई इज वाटर मैनेजमेंट नॉट प्रायोरिटी इन महाराष्ट्र? कभी सूखा पड़ता है, नासिक में वगैरह हमने देखा हुआ है, पानी की इतनी किल्लत होती है, उसके बाद जब बारिशें आती हैं मुंबई डूब जाता है। ऐसे क्यों होता है कि वाटर मैनेजमेंट जो है वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी ऐसी है कि मोर देन 50% ऑफ महाराष्ट्र इज ड्राउट प्रोन। 50% महाराष्ट्र में हम लोग हमेशा ड्राउट देखते हैं, और 50% महाराष्ट्र ऐसा है कि जिसमें से कोकण है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इसका सारा पानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर से सी में चला जाता है, ये महाराष्ट्र की ओर आता ही नहीं है। इसलिए पानी की किल्लत महाराष्ट्र में हमेशा रही है। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय 2 चीज़ें इसके ऊपर हमने की। एक तो हमने जलयुक्त शिवार की योजना की, वाटर कंजर्वेशन की, और उसका वैलिडेशन, ये अभी जो रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार ने रिलीज़ की है 18-19 की रिपोर्ट वाटर लेवल की, और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में द ओनली स्टेट इन 18-19 जहाँ पर वाटर टेबल बड़े पैमाने पर बढ़ा है वो महाराष्ट्र है। और उन्होंने नंबर 1 पर हमको रखा है क्योंकि हमने महाराष्ट्र के 22,000 गाँवों में साइंटिफिकली वाटरशेड को ट्रीट करके वहाँ पर हमने जलयुक्त शिवार का काम किया, वाटर कंजर्वेशन का काम किया। उसी के कारण एक ड्राउट प्रूफिंग हमको उसके माध्यम से हम कर पाए। लेकिन वो दैट इज़ नॉट इनफ। एमवीए ने उसी प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मिला उनको। हाँ, ये ज़रूर किया उन्होंने, 2.5 साल बंद रख दिया उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। अभी हम वापस आए, हमने वापस शुरू किया क्योंकि पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा थी उसकी। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय उस समय मैंने ये लिया कि महाराष्ट्र में ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इसका पानी अगर हम लोग लिफ्ट करके हमारे गोदावरी बेसिन में लाए, गोदावरी इज़ द बिगेस्ट बेसिन, और ये गोदावरी बेसिन स्पेसिफिकली ड्रॉट प्रोन एरिया को सर्व करता है। ये 50% ऑफ द महाराष्ट्र बेसिन इज गोदावरी बेसिन। तो मैंने उस समय ये निर्णय किया कि कितना भी पैसा लगे हम ये पानी यहाँ लाएंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर भंडारा जिले में गोसीखुर्द डैम है, उसके नीचे से 100 TMC पानी बहकर ये समुद्र में जाता है। तो वो पानी हम रिवर लिंकिंग के माध्यम से 600 किलोमीटर का एक रिवर तैयार करेंगे, कैनाल तैयार करेंगे, और पूरे वेस्ट विदर्भ को और ईस्ट विदर्भ के जो ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लोग ड्राउट फ्री करेंगे। और फ्लडिंग का तो मैं बता रहा हूँ, पहले इसका बता देता हूँ। ये हमने निर्णय किया, और उस समय मैंने इसकी सारी मान्यताएं ली, उसका GR भी निकाला। 2.5 साल फिर सरकार ने उसको बंद करके रखा था, अभी वापस हमने उसको शुरू किया है, और ये देश का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके कारण महाराष्ट्र परमानेंटली ड्राउट फ्री हम लोग कर पाएंगे। और अभी MWRRA जो हमारा रेगुलेटर है उसके पास, यानी सारा उसका टेक्निकल ये करके हमने उनकी मान्यता के लिए दिया है। उनकी मान्यता के बाद हम इसका टेंडर निकालेंगे और इसका काम चालू करेंगे। कोई टाइम फ्रेम है? 7 साल लगेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सो इफ़ एवरीथिंग गोज राइट, ये 7 साल में ये सारा काम होगा। फिर सेकंड चीज़ पर मैं आता हूँ कि आपने देखा होगा कि विशेष रूप से हमारे यहाँ कोयना में फ्लड आता है, और कर्नाटक ने अलमाटी बनाने के कारण बैक वाटर हमारा अटक जाता है, और सातारा, सांगली, कोल्हापुर जैसे शहर पूरे। अभी उसी समय मैंने वर्ल्ड बैंक से बात करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो अभी वर्ल्ड बैंक ने उसको एक मान्यता दी है। ये सारा पानी जो फ्लड का है, क्योंकि एक तो होता है 2 स्टेट्स के हिस्से का पानी, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, एक होता है फ्लड वाटर। तो वी हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट द फ्लड वाटर इज देयर, जो सारी स्टेट छोड़ देते हैं और समुद्र में जाता है। तो ओनली एट द टाइम ऑफ फ्लड हम उसको डाइवर्जन कैनल्स के थ्रू हम उसको उजनी में लेकर आएंगे, और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का
और लगे हुए मराठवाड़ा का जो ड्राउट प्रोन एरिया है, जो वो जहाँ पर बारिश नहीं होती है ऐसे जगह उसको ले जाएंगे। तो ये तीनों प्रोजेक्ट, और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, ये तीनों प्रोजेक्ट करीब 1,20,000 करोड़ के होंगे। लेकिन मुझे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि जिस समय मैंने 55,000 करोड़ का समृद्धि महामार्ग घोषित किया था तो लोग कहते थे कि ये मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन मैंने 4 साल में करके दिखाया उसको। तो ये हम करेंगे, 7-8 साल लगेंगे, लेकिन एक बार शुरू कर देना है। शुरू कर दिया तो 7-8 साल में होगा तो महाराष्ट्र को हम ड्राउट फ्री कर पाएंगे। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, तो मुंबई में देखिए, मुंबई की जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, टॉरेंशियल रेन्स होते हैं, मुंबई में कुछ दिन ऐसे होते हैं, और उसी समय हाई टाइड आता है तो पानी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मुंबई का पानी बाहर कहाँ जाएगा, वो जाएगा समुद्र में। और जब हाई टाइड है तो हाई टाइड तो पानी पुश कर रहा है मुंबई में, तो ऐसे समय मुंबई में पानी जा नहीं सकता है, तो मुंबई में पानी भर जाता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि इस पानी को पंप करके हम लोग कहीं स्टोर करें और पंप करके बाहर भेजें। अब दुर्दैव से पिछले 20 सालों से बीएमसी में पंपिंग स्टेशन के काम चल रहे हैं और काम नहीं हो पा रहे। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने मेजर पंपिंग स्टेशन का एनवायरमेंटल क्लियरेंस और सारी चीज़ें करके उनको दी कि आप इसको बनाइए, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगले 2-2.5 सालों में ये काम पूरा करें हम लोग, क्योंकि ऐसा कई शहरों देशों में होता है। जापान में ऐसा होता है, तो जापान ने अंडरग्राउंड बड़े पैमाने पर सम्स बनाए, वहाँ वो पानी उसको बैलेंसिंग करते और फिर उसको पंप आउट करते। तो उसी प्रकार से मुंबई में जब ये सारे पंप हाउसेस बन जाएंगे, उस समय फिर हाई टाइड के समय भी आप पानी फेंक पाओगे और ये जो जमा होता है ये पानी नहीं जमा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट एक और मुद्दा जो है, उसकी वजह से, जैसे शरद पवार ने कहा कि इट्स बिकम अ सोशल क्राइसिस, लोग लड़कियां नहीं दे रहे हैं फॉर मराठी मेन बिकॉज देर आर नो जॉब्स इन महाराष्ट्र। उन्होंने कहा, आपकी सरकार ने कहा कि 75,000 गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। वेयर इज दैट पोजिशन नाउ? देखिए, हमने 75,000 कहा था, लेकिन अभी हमारी जो पूरी प्रोसेस शुरू हुई है, सो वी में क्रॉस मोर देन 100,000, हम 1 लाख से ऊपर जॉब्स देंगे। हमारी प्रोसेस चालू हुई है। 18,000 तो अभी हमने 5-6 हज़ार को तो दे दिया है, 18,000 का अभी हम लोग करीब करीब हमारा हो रहा है, तो हम वो करेंगे। लेकिन दैट्स नॉट अ सोल्यूशन नहीं, हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आज सर्विस सेक्टर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज बीन अ इंडस्ट्रियल हब। तो महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अभी आप देखिए कि व्हाट इज़ अ इंडिकेटर, भाई आप कहते हैं तो व्हाट इज़ अ इंडिकेटर? द बिगेस्ट इंडिकेटर इज़ ईपीएफओ अकाउंट्स। अभी देश में सबसे ज़्यादा ईपीएफओ अकाउंट्स महाराष्ट्र में खुले पिछले 5 सालों में, सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट नंबर ऑफ ईपीएफओ अकाउंट्स, और वो चल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खुल गया और बंद है। तो दैट मीन्स दोज पीपल आर एम्प्लॉयड। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी के मुद्रा योजना से 41 लाख लोगों को लोन मिला है, 41 लाख। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो 41 लाख कर रहे हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई अपना धंधा कर रहे हैं। तो इसलिए ये रिथॉरिक कि भाई यहाँ पर लड़कियाँ नहीं मिल रही, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देखिए, 2 चीज़ें, मतलब एक हमारा फैशन है हमारे देश में, महंगाई पे बोलना और बेरोजगारी पे बोलना। ऐसी परिस्थितियाँ आती है, देखिए जैसे कोविड के समय आई थी, चली गई। कभी कभी इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण किसी चीज़ के भाव बढ़ जाते हैं, कुछ समय के लिए होता है, वापस नीचे आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है वो दुनिया में एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मॉडल है। क्योंकि आप देखिए, कोविड के बाद दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं इन्फ्लेशन से परेशान है, और रिटेल इन्फ्लेशन से भी परेशान है। लेकिन हमारा देश ही एक ऐसा देश है कि जो उसके ऊपर काबू कर पाया है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ सस्ती हो गई है, लेकिन दुनिया में जब चीज़ें बढ़ती है, ऐसे समय हम अगर काबू रख सकते हैं। और देखिए, इतना ही नहीं है, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने
यूरिया के जो रेट्स हैं 3 साल के लिए उसको सब्सिडी बढ़ा दी। आज यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के कारण यूरिया के दाम 3 गुना बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में, और वो 3 गुना बने हुए दामों को उसके बावजूद किसानों पर 3.5 लाख करोड़ रुपया लगेगा, विचार नहीं किया उसका। तो इसलिए जहां आवश्यक है वहां पर प्रधानमंत्री जी सही फैसला लेते हैं। इसीलिए कोविड के बाद दुनिया क्राइसिस में है, हम क्राइसिस से बाहर आ रहे हैं। फडणवीस जी, आपके राज्य में ही बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है और हमने देखा है काफ़ी सालों से ये बॉयकॉट का चलन चलता आ रहा है एंड इंटॉलरेंस की बात चलती है। जैसे ही कुछ लोग अगर खिलाफ हो जाते हैं, सोशल मीडिया में प्रचार चल जाता है, उसके अगेंस्ट, फिल्म के अगेंस्ट हो जाता है, तो माहौल कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है? और कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं आप? देखिए, वैसे मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता भी है, और ऑफ लेट कई फिल्मों के बारे में हुआ है जिसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। बायकॉट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पर मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये बात आती है कि इतना एक साथ माहौल खड़ा कैसे हो जाता है, किसी फिल्म के बारे में इतना माहौल खड़ा कैसे हो जाता है। कई बार ऑर्गेनिक भी होता है और कई बार कॉम्पिटिटिवनेस से भी होता है। तो इसलिए ये हमेशा कोई ऑर्गेनिकली, हाँ कभी कभी ऑर्गेनिक होता है, मैं ये मान्य करता हूँ कि कभी कभी लोगों के मनों में किसी चीज़ के बारे में एक भावना तैयार होती है और वो एक आंदोलन का रूप लेती है, और फिर जो हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली उस चीज़ को एक माहौल ऐसा बना देती है कि बैकआउट पे आ जाता है। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि केवल ऑर्गेनिकली नहीं होता, कई बार ये आपस की राइवलरी भी है कि जो ऐसी चीज़ें करती है। कि कोई मैकेनिज्म नहीं है ताकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर है इंडिया का, और अगर इस सॉफ्ट पावर को नर्चर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, टू टेक अवे द इनसिक्योरिटी ऑफ दिस। देखिए, बेसिकली आवर प्रॉब्लम इज दैट वी कैनॉट रेगुलेट द सोशल मीडिया। हम ये उनको कहते हैं, और हमने ये कंसिस्टेंट भूमिका ली है, पिछले समय भी ली और आज भी ली है, कि सेंसर बोर्ड ने जिस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया है उस फिल्म को चलने से कोई रोकेगा नहीं, और हम किसी को रोकने नहीं देंगे। चलिए, अच्छा, अब नागपुर की बात हो जाए। हाँ जी, आप नागपुर के हैं, गडकरी जी भी नागपुर के हैं, आप दोनों के संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे संबंध है। लोग बहुत कहते हैं कि एक मियाँ में 2 तलवार नहीं हो सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी म्यान भी अलग है। मैं एमएलए हूँ, वो एमपी है। मैं राज्य में काम करता हूँ, वो केंद्र में काम करते हैं, और हम में बहुत समन्वय है। देखिए, नागपुर का विकास आज आप देख सकते हैं जाकर, नागपुर इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड सिटी, क्योंकि हम दोनों ने समन्वय से काम किया है। उनके भी दिमाग में नागपुर फर्स्ट होता है और मेरे भी दिमाग में नागपुर फर्स्ट होता है। इसलिए नागपुर आज बदला है। नागपुर एक एजुकेशन हब हुआ है, नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, नागपुर में इंडस्ट्री आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव इस प्रकार का सारा वातावरण नागपुर में दिखता है। और मुझे ये लगता है कि कई बार हमारी पॉलिटिक्स में लोग ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि एक पार्टी के, एक शहर के 2 बड़े नेता समन्वय से काम कर सकते। सारे चुनाव हुए, उसमें हमारा समन्वय लोगों ने देख लिया। मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में मैं और गडकरी जी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के टिकट के बंटवारे के लिए बैठे थे, और 2-3-4 घंटे बाद मैंने गडकरी जी को कहा, अब आप बांट लीजिए, क्योंकि मुझे मुंबई और पुणे के भी टिकट बांटना है, मैं जा रहा हूँ। और मेरे भी यहाँ के टिकट, रात को मुझे गडकरी जी का फ़ोन आया कि देवेंद्र, ये 4-5-6 जगह मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं लग रहा, तेरा ओपिनियन क्या है बता। मैंने उनको मेरा ओपिनियन बताया, वो उन्होंने मंजूर किया, और हमने इलेक्शन कंडक्ट किया। तो इसलिए मुझे लगता है, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर हम दोनों की राय एक हो, क्योंकि हमारे स्वभाव में भी अंतर है। गडकरी जी का स्वभाव बहुत बेबाक है, मेरा थोड़ा मेजर्ड है, तो हमारे स्वभाव का डिफरेंस है। तो इसलिए हर चीज़ पर हमारा एक मत हो ऐसा नहीं हो, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं। और
मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तनाव नहीं है। कितने सीट आएंगे 2024 में? 48 में से कितने? देखिए, हम 2 बार 42 सीट्स जीत चुके हैं, उससे नीचे तो नहीं आएंगे। 43 नियर सैचुरेशन हो चुका था ना, अगर आप कोलैबोरेशन की तो बात उससे करें। इसीलिए मैं उससे नीचे नहीं आएंगे, आगे ही जाने की कोशिश है। नहीं, पर उस वक्त तो आप चीफ मिनिस्टर थे। तो क्या हुआ? इस बार अरे भाई, चीफ मिनिस्टर से क्या होता है? इस बार आप बीएमसी के चुनाव, स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, मतलब सब करेंगे। ध्यान बट नहीं रहा आपका। पहली बात तो ये है कि लोकसभा में एक ही लीडर होता है और वो मोदी जी होते हैं। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ या मैं कोई और हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मोदी जी को जिताना तय कर दिया है, लोग जिताने वाले। हमारा काम इतना है कि वी डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट। रणनीति तो आप ही बस बना रहे रणनीति हो हम ना। करेंगे, कॉम्प्लेसेंसी हम नहीं रख सकते और लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते। 2 चीज़ें अगर हम कर ले तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। लैंडस्लाइड विक्ट्री महाराष्ट्र। हाँ बिल्कुल। 2024 इलेक्शंस के बाद क्या आप मुंबई में रहेंगे, महाराष्ट्र में रहेंगे या दिल्ली चले जाएंगे? देखिए, मैं तो महाराष्ट्र में रहना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करता हूँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। लेकिन जैसा मैंने मेरी राजनीति की एंट्री के बारे में भी बताया, मैं जिस विचार को बिलोंग करता हूँ उसमें हम अपने फैसले नहीं लेते। हमारे बड़े, हमारे नेता हमारे फैसले लेते हैं। वो कहेंगे आप पार्टी में काम करो, पार्टी में काम करूँगा। वो कहेंगे लेजिस्लेटिव विंग में काम करो, वहाँ करूँगा। वो कहेंगे मुंबई में काम करो तो मुंबई में करूँगा। वो कहेंगे दिल्ली में करो तो दिल्ली में करूँगा। वो कहेंगे तमिलनाडु में करो तो वहाँ भी जाकर करूँगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फैसला तो उनको करना है। मेरा चॉइस आप पूछेंगे तो मैं महाराष्ट्र में काम करना चाहता हूँ। क्या यही पद्धति आप या यही रूल्स हैं जो जूनियर लेवल पर जो बीजेपी अभी अभी ज्वाइन करते हैं, क्या आप उनको भी यही सीख देते हैं दैट दे हैव टू वर्क एनीवेयर? जी, मैं बिल्कुल उनको ये, देखिए हम लोग तो साईं बाबा हमारे यहाँ मंदिर है और साईं बाबा को हम लोग मानते हैं। तो साईं बाबा के मंदिर में जाने के बाद वहाँ 2 शब्द लिखे होते हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा तो आप जानते हैं, सबूरी का मतलब है पेशेंस। तो इसलिए अपने काम पर श्रद्धा होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। 2 चीज़ें रहेगी तो पॉलिटिक्स में आप आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार माने जाते थे, लेकिन जिस तरह आपने पिछले साल ऑपरेशन कमल करके आप सरकार को ले आए, अब चाणक्य आप हैं क्या? नहीं जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं चाणक्य वगैरह नहीं हूँ। ये बात ज़रूर है कि जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई मुझे धोखा देता है, तो मैं याद रखता हूँ, अपना समय आने की राह देखता हूँ। अपना समय आने की राह, तो फिर उस वक्त भी आपने कहा था कि इस वक्त आने पर बताऊंगा। अब वक्त आ गया, बता दीजिए। कुछ चीज़ें तो बताई ना आपको, बाकी चीज़ों का वक्त आना है। जी, थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में बताइए आप, दैट व्हेन यू जॉइन पॉलिटिक्स, आपका गोल क्या था और आप उसको कितना आप अचीव कर पाए हैं? देखिए, सच बात तो यह है कि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था और पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं था। मैं तो आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ भी रहा था उस समय और आंदोलन भी उस समय चल रहे थे। मतलब मैं 18 साल का था तब विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में कश्मीर में हम लोग तिरंगा झंडा लगाने के लिए गए थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं था, 18 दिन में जेल में भी था। 20 साल की उम्र में मैं जेल में था राम जन्मभूमि के आंदोलन में। सारी कार सेवाओं में मैं गया, जितने आंदोलन हुए उन आंदोलनों में गया, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं था। सो व्हाइल आई वाज इन फाइनल ईयर, मुझे उससे थोड़ा पहले मुझे एक दिन हमारे विद्यार्थी परिषद में जो हमारे नेता हुआ करते थे, उन्होंने कहा जी फैसला हुआ है कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है। तो मैंने कहा था मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, आई डोंट वांट टू गो टू पॉलिटिक्स। लेकिन उन्होंने कहा भाई अपन जिस विचारधारा में काम करते हैं उसमें अपने वरिष्ठ अपना विचार करते हैं, वो जहाँ जो काम देते हैं वो काम अपन लोग करते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया बीजेपी में। तो मैं जब 22 साल की उम्र में व्हेन आई वॉज इन लॉ फाइनल, तो मुझे इलेक्शन लड़ने को कहा गया। देखिए, पहले तो जब इलेक्शन लड़ने को कहा उस समय मेरी उम्र पूरी नहीं थी, आई वॉज नॉट 21, मेरा कंप्लीट नहीं था और 21 कंप्लीट लगता था। लेकिन फॉर्चुनेटली इलेक्शन आगे बढ़ा, वो 94th अमेंडमेंट वगैरह आई तो इलेक्शन आगे बढ़ा।
तो मैं एलिजिबल हो गया, मुझे लड़ने को कहा तो मैं लड़ लिया, मैं चुनकर आया। फिर 5 साल मैंने अपोजिशन में था, बहुत अच्छा काम किया, वापस चुनकर आया तो उस समय मैं सीनियर हो गया था तो मेयर बन गया। तो फिर मेयर के रूप में अच्छा काम किया, 2 बार मेयर बना। तो पार्टी को लगा कि मैं एमएलए बन सकता हूँ तो मुझे एमएलए का टिकट दिया, तो 5 बार एमएलए बना। फिर बाकी एवरीथिंग इज़ अ हिस्ट्री। पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया मैंने। मैं युवा मोर्चा में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर महाराष्ट्र में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर महाराष्ट्र बीजेपी का प्रेसिडेंट मुझे बनाया और उसके बाद पार्टी को लगा तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। फैमिली, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फैमिली? क्योंकि आपकी पत्नी जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थी और शी इज़ अ होम मेकर ऑल्सो। तो आप मुझे बताइए कि एज अ पॉलिटिशियन क्या इज़ देयर एनी टाइम फॉर फैमिली लाइफ एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ? देखिए, आप अगर मुझे पूछे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस लाइफ। लेकिन आप दूसरा सवाल अगर मुझे पूछेगी कि क्या मेरा लाइफ बैलेंस्ड है, तो मैं कहूँगा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स में जितना समय घर को देना चाहिए मैं नहीं देता हूँ, मेरी वाइफ को भी नहीं देता हूँ, मेरी बेटी को भी नहीं देता हूँ। ये मेरा नसीब है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते, थोड़ा गुस्सा दिखाते, लेकिन मुझे लेट गो करते तो ठीक से मेरा चल रहा है। ये टफ जॉब है एक्चुअली, और बीजेपी में और ज़्यादा टफ है। और मोदी जी के साथ काम करना है तो बहुत टफ है, क्योंकि जब नेता 24 घंटे काम करेगा, नेता छुट्टी नहीं लेगा, तो हमको भी छुट्टी लेते समय गिल्ट फील होता है, इसलिए हम भी नहीं ले सकते। तो इट्स अ टफ जॉब। तो जब आप ये सब जो किस्सा हुआ था तो आप मोदी जी के पास जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि ये क्या हुआ, तब उस टाइम जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना, प्रिंसिपल के पास जाके बोलते हैं कि फेल हो गए, ऐसे हुआ था आपके साथ? नहीं, बिकॉज हर चीज़ तो उनको पता ही थी ना। देखिए, जो कुछ हो रहा था वो उनके नज़रों के सामने ही हो रहा था। और शरद पवार जी दिल्ली भी गए थे नहीं, शरद पवार जी ने फैसला बदलने के बाद उनकी मुलाकात की। फैसला बदलने से पहले जब हमारे साथ आने का फैसला किया था तब उन्होंने पीएम साहब की मुलाकात नहीं की थी, मतलब फैसला बदलने के बाद वो मिलने को गए। प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा नहीं कि कैसे नहीं, नंबर उन्होंने कैसे? प्रधानमंत्री जी को कहा, जो मुझे पता है कि मतलब देखिए, आई वॉज नॉट प्रेवी टू दैट कन्वर्सेशन, पर जो मुझे ध्यान में आता है तो शायद उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं नहीं, हम आना तो चाहते थे पर पार्टी में लोग नहीं मान रहे थे, ऐसी बातें मैंने सुनने में आई है मेरे। मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ पॉडकास्ट के दौरान मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि प्रेशर्स बहुत होते हैं आपके काम में, हमारे काम में भी होते हैं, लेकिन आपके में ऑल द मोर बिकॉज यू आर आंसरेबल टू मिलियंस ऑफ पीपल। तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा पूछती हूँ कि जब ऐसे क्राइसिस होते हैं तो आप व्हाट डू यू डू टू कीप स्टेबिलिटी ऑफ माइंड? कि हाँ, क्योंकि अगर एक्सेसिवली एक्साइट हो जाते हैं या फिर एंगर में कोई डिसीजन लेते हैं तो लोगों के का भला नहीं होता, सही उनको दे विल हैव अ प्रॉब्लम। बेसिकली आपको पेशेंस कल्टीवेट करना पड़ता है, ये कोई पहले दिन से होता नहीं है। बट मुझे याद है कि वेल आई वॉज अ यंग कॉर्पोरेटर, मैं किसी एक उस समय के मिनिस्टर के पास गया था जो हमारी पार्टी का नहीं था, और तब मिनिस्टर बहुत बड़ा व्यक्ति हमको लगता था कि भाई मिनिस्टर मतलब आफ्टर गॉड मिनिस्टर। तो कई लोग वहाँ उनको घेर कर थे, कोई उनसे बातचीत कर रहे थे, कोई आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। वो बहुत पेशेंटली सबको जवाब देते थे, और मुझे उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए। फिर लोग गए, फिर मेरे से बातचीत की। मैंने उनको पूछा कि आपके साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो उन्होंने मुझे कहा कि गुस्सा करके क्या फ़ायदा है। देखो, मैं जिस फैमिली से आता हूँ उस फैमिली में मेरा एक कल्चर है, मेरे पिताजी आज भी सूत काटते हैं, तो ये लोगों को इसी बात में खुशी है कि हमने मिनिस्टर को गाली दे दी, तो खुशी मिलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो मेरे लिए एक मंत्र था। उस दिन से मैंने अपने पेशेंस को बढ़ाया, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बिकम अ पेशेंट पर्सन। दुनिया में कभी कभी पेशेंस लूज भी होता है, हर एक का होता है, मेरा भी होता है, पर
ये जो एक पेशेंस आप में आता है ना, ये चीज़ें टॉलरेट करवाता है आपसे, और ये प्रेशर को भी टॉलरेट करवाता है। टॉलरेंस की बात आई तो फिर ऑपोजिशन तो कहेगी कि आपकी पार्टी में टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है, और ये आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि 2024 तक कॉन्स्टेंटली ये कहा जाएगा कि आपकी पार्टी जो है ज़रा भी टॉलरेंस नहीं है, और अगर 2024 जीत गई तो ना तो संविधान रहेगा, ना जुडिशरी रहेगी, ना इलेक्शन कमीशन रहेगा, ना मीडिया रहेगी, क्योंकि हर चीज़ पर बीजेपी हावी हो जाएगा। ये आपको 2024 तक रोज़ सुनना पड़ेगा ये एलिगेशन। 2019 में भी सुना था हमने ये, लेकिन जुडिशरी भी अपनी जगह है, मीडिया भी अपनी जगह है, डेमोक्रेसी भी अपनी जगह है। देखिए, एक बात तो ये आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी हमारे देश में इतनी डीप रूटेड है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। ये जो रिथॉरिक ये लोग तैयार करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक ज़माना था हम भी कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश इंदिरा जी ने करके देखी। 2 साल इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वेर फ्रोजन, और सारे अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया था। माय फादर वॉज इन जेल फॉर 2 years। वो जनसंघ का काम करते थे। छोटे से बड़े सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था, और उसके बावजूद इस देश का लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ। लोगों ने इंदिरा जी को बाजू किया और लोकतंत्र को बहाल किया। इसलिए ये सारी चीज़ें, और मुझे बताइए, अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो ये सारे के सारे लोग साथ में मिलकर मोदी जी को रोज़ गाली देते हैं। क्या क्या नहीं कहते हैं मोदी जी के लिए, कोई नीच कह देता है, कोई और भद्दी गाली दे देता है। तो लोकतंत्र है इसीलिए तो आप गाली दे पा रहे हो ना, इस देश में फ्रीडम है इसलिए दे पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि आई एम अ लॉयर। एक बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट जुडिशरी को अंडरमाइन करने का ये अपोजिशन ने पिछले 5-7 सालों में शुरू किया है, और कुछ लोगों को हाथ में पकड़कर जुडिशरी पर आरोप लगा देना, ताकि वो लोग, आखिर दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, जजेस जो है ये भी ह्यूमंस है, ताकि वो एक प्रेशर में रहे, ताकि उनको ये लगे कि नहीं नहीं, वी हैव टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट। अगर ऐसा, देखिए, इस देश में एक पॉलिटिशियन होने के बावजूद मैं कहता हूँ दैट इज़ अ वन इंस्टीट्यूशन की जिसके ऊपर आज भी लोगों का विश्वास है। उस विश्वास को ख़त्म करने का काम चल रहा है, और एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। प्रिजुडिस करने का काम चल रहा है, बहुत गलत है। मुझे तो लगता है कि जब ये लोग कहते हैं कि जुडिशरी को समाप्त कर देंगे, इन लोगों का भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। इस देश को ऐसा संविधान उन्होंने दिया है कि इस देश का लोकतंत्र, जब तक सूरज चांद है तब तक इस देश का लोकतंत्र मर नहीं सकता। On that note, thank you very much, Fadnavis ji. All the best. थैंक यू, Thank you. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you. Thank you for watching or listening to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.